हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। इस वीडियो में हम करेंगे अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ का रिव्यू, जिसे ग्लोबल मीडिया का बैकबोन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसे हम इसके बिजनेस मॉडल में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, देन इसके फाइनेंशियल, आईपीओ की डिटेल्स, कैसा लिस्टिंग बेनिफिट हो सकता है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तो 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो फ्री टीवी को अराउंड द वर्ल्ड स्ट्रीम कर रहा है। इसे हम और डिटेल में अगर समझें तो अमागी एक क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो टीवी चैनल्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके उसे फ्री स्ट्रीम करती है, जिसे हम फास्ट टीवी भी कहते हैं, मीन्स फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी। अब जैसे यहाँ पे प्लूटो टीवी, सैमसंग टीवी प्लस, roku चैनल्स, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म हैं, इनके पीछे अमागी का ही टेक्नोलॉजी इंजन जो है वो यूज होता है। अब अमागी काम कैसे करता है, तो सपोज एक कंटेंट ऑनर के पास एक टीवी शो है, लेकिन उसके पास टीवी चैनल चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अमागी उसे बोलता है कि आप हमें कंटेंट दो, बाकी का सब हम देख लेंगे, जैसे चैनल क्रिएशन, कंटेंट शेड्यूलिंग, एड इंसर्ट करना एसेट्रा। तो इस तरीके की चीज़ें अमागी जो है वो कंटेंट क्रिएटर को ऑफर करता है। कंटेंट क्रिएटर के पास एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से वो अमागी की हेल्प लेता है और अमागी का टेक्नोलॉजी इंजन यहाँ पे वो यूज़ करके अपने शो को प्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से एक कंटेंट ऑनर और अमागी मिलके जो है वो शो को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से इनका काम होता है। आई होप अब आप इसकी बिजनेस मॉडल को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अमागी 700 प्लस कंटेंट ब्रांड्स को सर्व कर रही है और 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में 2000 प्लस चैनल्स को डिप्लॉय कर रही है। तो इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है और काफ़ी ग्लोबल लेवल पे 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 2000 प्लस चैनल्स को डिप्लॉय कर रही है। तो आई थिंक अब आप इसके बिजनेस मॉडल से काफ़ी हद तक फेमिलियर हो चुके हैं। अब इस आईपीओ से रेज किए हुए पैसों को कंपनी अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ में लगाएगी और अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करेगी। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल तो हमें काफ़ी यूनिक और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बारे में भी हम यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असेट की। तो कंपनी के असेट में हमें देखेगा कि लास्ट 1 ईयर में कंपनी की असेट इंक्रीज हुई है। टोटल इनकम की बात करेंगे तो कंपनी की जो इनकम है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रोइंग है, चलो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। 23 से 24 के बीच में इनका लॉस रिड्यूस ज़रूर हुआ है, लेकिन स्टिल इट्स लॉस मेकिंग कंपनी। और सेम 24 से 25 के बीच में भी इनका लॉस कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन फिर सडनली आपको दिखेगा कि मार्च से सितंबर के बीच में मीन 6 मंथ्स में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। छोटा मोटा प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी जो है वो लॉस से प्रॉफिटेबल हो गई है। अब मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो अपने फाइनेंशियल्स को इधर उधर करके अपना प्रॉफिट ज़रूर प्रेजेंट कर देती है। तो ये जो प्रॉफिट है उसके बारे में अभी हम जब तक ये पूरे साल का डेटा नहीं आ जाता है तो हम इसके बारे में कुछ फाइनल नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर दिखा दिया है। लेकिन फिर भी लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये कंसर्न की बात है। अब एबिटा की बात करेंगे तो अब इनका एबिटा भी 23-24 में माइनस में देखने को मिल रहा है, 24 में ये प्लस में आया है। नेट वॉर्थ की बात करेंगे तो कंपनी का नेट वॉर्थ लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज़ हुआ है। 6 मंथ्स में इनकी नेटवर्थ काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है। अब रिजर्व ऑफ सरप्लस की बात करेंगे तो वो यहाँ पे माइनस में है, तो ये भी काफ़ी नेगेटिव है। अब अच्छी बात सिर्फ यहाँ पे ये है कि इनके पास कोई बोरोइंग्स नहीं है। रिटर्न रेशोज़ में हम इनका रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखेंगे तो फिलहाल हम ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर करेंगे तो ये दिखेगा कि ये माइनस में है। पैट मार्जिन भी इसका माइनस में है। एबिटा मार्जिन 2.02 का है। पीबी रेशो 14.10 का है और ईपीएस भी इनका आपको दिखेगा कि प्री आईपीओ माइनस में है और पीई रेशो भी इनका माइनस में है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी कंपनी की काफ़ी कम है। बिफोर आईपीओ की ही हम बात कर रहे हैं, आफ्टर आईपीओ तो और कम हो जाएगी, तो सिर्फ 15.76% का है। तो ऑल ओवर कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी वीक है और इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अगर हम आगे देखेंगे इसके बारे में तो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स को चेक कर लेते हैं।
ये आईपीओ ओपन हो रहा है 13 जनवरी को, 16 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, 21 जनवरी को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹5 पर शेयर का फेस वैल्यू है। प्राइस रखा गया है 361 पर शेयर का। तो आपको हायर कट ऑफ पे अप्लाई करना होता है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। एक लॉट में 41 शेयर्स रहेंगे। इस आईपीओ का टोटल साइज़ रहेगा 1789 करोड़ का, जिसमें से 816 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 973 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब यहाँ पे जैसा हमने बताया कि प्रोमोटर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं, तो अभी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 15% के आसपास है, जो आफ्टर दिस आईपीओ 14% के आसपास रह जाएगी। तो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 19 जनवरी को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो 20 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, नहीं तो सेम डे रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सभी जो है आईपीओ की डिटेल्स हो गई। 10% शेयर्स यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अब सारी डिटेल समझने के बाद हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, प्रोमोटर होल्डिंग भी इसमें काफ़ी कम है। सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें यहाँ पे दिखता है कि कंपनी डेट फ्री है। अब इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं, तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ 4 to 5% तक का लिस्टिंग बेनिफिट आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि कंपनी फाइनेंशियली भी वीक है, इसमें ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है, हो सकता है ये आने वाले टाइम में और नीचे जाए। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, तो एज पर माई एनालिसिस अगर यहाँ पे हमें क्योंकि अभी आगे हमें कोई आईपीओ देखने को नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को भी मिल सकती है। इसलिए इट्स बेटर, अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेटर कि हमें इसमें फर्स्ट डे में ही ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। अगर थर्ड डे के मिड डे तक, क्योंकि 3 दिन तक आईपीओ ओपन रहता है अप्लाई करने के लिए, थर्ड डे के मिड डे तक वेट करना है। अगर हमें इसमें डिमांड देखने को मिलती है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, QIBs हैं, तो वो अगर इसमें अच्छी डिमांड दिखाते हैं तो और 5 टाइम से ऊपर इसकी डिमांड जाती है, तो ये काफ़ी एक सेफ साइड हो जाता है कि यहाँ पे एक थोड़ी बहुत लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है, ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, तो फिर इस आईपीओ में एक बेट लिया जा सकता है। अदरवाइज़ आप अपना डिसीजन अपनी एनालिसिस लगा के ही लें। मेरे अकॉर्डिंग मैं इसमें थर्ड डे तक वेट करूँगी। थर्ड डे के 12-1 बजे तक अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं ऑफकोर्स इसमें अप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ मैं इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहूँगी। आप क्या करना चाहेंगे मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।